मैन मेड है, मानव द्वारा निर्मित। इस झील का निर्माण ओरछा के राजा उदित सिंह द्वारा करवाया गया था। इस झील का निर्माण ओरछा नरेश उदित सिंह द्वारा कराया गया। अगला करेला झील। करेला करेला कहाँ पे है खोजा? करेला झील कहाँ है? करेला झील लखनऊ में है। हाँ, लखनऊ की जगह से लखनऊ में किस जगह? लखनऊ सिटी में ही है। जाओगे? करेला झील करेला झील लखनऊ एक प्राकृतिक झील है। सई नदी से के मार्ग परिवर्तन से इस झील का निर्माण हुआ। सई नदी के मार्ग परिवर्तन से इसका निर्माण हुआ। आप प्राकृतिक झील है तो सीधी सी बात है गोपुर है। अगला क्या बात? तो गोमती की सहायक सही नदी भी तो है। सही नदी में लिखवाया इसी की सहायक है। इसको बंद कर दें। चलिए अगला चितौरा झील। चितौरा चितौरा झील बहराइच। देखिए इसमें बहुत अधिक नहीं करना। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कृत्रिम है कि प्राकृतिक है। अक्सर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जिले में स्थित है। एक आध क्वेश्चन कभी इसको प्राकृतिक से भी पूछ दिया गया है। कभी कभी जैसे IAS वगैरह में क्वेश्चन पूछा है इन सब झीलों से, तो उसमें नदी का किस नदी के मार्ग परिवर्तन से झील बना। नहीं तो पीछे सब तक बस जिला ही पूछता है कि कहाँ पे स्थित है। चलिए चितौरा बहराइच जिला, बहराइच जिला में है। इसका एक और नाम है अष्टावक्र झील। इसको अष्टावक्र झील भी कहा जाता है। अष्टावक्र झील यह भी एक प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील है और इसका निर्माण होता है आसपास के दलदली भूमि से पानी रिसाव के कारण एक जगह इकट्ठा होता है। पानी आसपास के दलदली भूमि से पानी रिसाव के कारण जो पानी इकट्ठा होता है उससे झील बन जाता है। और इसका दूसरा नाम है अष्टावक्र झील। इस झील से एक नदी निकलती है। इस झील से एक नदी निकलती है, इसका नाम है टेढ़ी नदी।
नदियां झील से निकल रही हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं वह सब के सब कहाँ से निकल रही हैं? हिमालय से, या तो हिमालय से, नहीं तो बुंदेलखंड के पहाड़ी और पठारी एरिया से। चलिए अगला है पार्वती अरंगा। अगला जिला है पार्वती अरंगा जिला। इसको बताएं, पार्वती अरंगा। पार्वती अरंगा झील। पार्वती अरंगा गोंडा जिले में है। पार्वती अरंगा गोंडा जिले में स्थित है और यह भी एक गोखुर झील है। गोखुर झील है और ये सरयू नदी, सरयू, अरे वही कौन क्या है, जब वो बढ़ती है हिमालय में तो क्या कहा जाता है उसको? कर्णाली। मैदान में आके क्या कहते हैं? घाघरा। और आके जब अयोध्या के पास पहुंचती है तो क्या कहते हैं? सरयू। तो सरयू नदी के मार्ग परिवर्तन से निर्मित होता है पार्वती अरंगा। यह भी एक पक्षी विहार है, यह भी एक पक्षी विहार है। अगला है सरसई नेवार झील। सरसई नेवार झील। सरसई नेवार झील। सरसई नेवार झील इटावा जिले में है। इटावा जिले में उत्पत्ति कैसे होती है? यह प्राकृतिक झील है, दलदल से इसकी पैदाइश होती है। दलदल भूमि, दलदल भूमि से इसकी पैदाइश होती है। यह झील मुख्य रूप से क्रेन पक्षी के संरक्षण के लिए, केवल क्रेन के संरक्षण के लिए ये झील महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला दाहर झील। दाहर झील अगला है दाहर झील। हो गया। हरदोई जिला। दाहर झील जिला कौन सा है? हरदोई। हरदोई जिला में झील स्थित है और हरदोई जिला के एक सांडी तहसील है। हरदोई जिला में एक तहसील है सांडी। जैसे अपने देवरिया जिले में बहुत तहसील, बारह तहसील है, सलेमपुर तहसील है, रुद्रपुर तहसील, उसी तरह से हरदोई में एक तहसील है सांडी। यह सांडी में ही स्थित है।
दहर झील हरदोई जिला के सांगली तहसील में स्थित है और यह एक प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील है, दहर झील प्राकृतिक झील है और इसे सांगली पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा है कि दहर झील सांगली पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो हरदोई। सांगली तहसील है, जिला में तहसील होता है और उसी तहसील में एक सांगली नामक तहसील है, वहीं पे झील स्थित है और इसे सांगली पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है। सांगली पक्षी अभ्यारण्य। क्वेश्चन यही पूछा था कि सांगली पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है, तो हरदोई जिले में। सांगली पक्षी अभ्यारण्य हरदोई जिले में है और यह भी एक प्राकृतिक झील है जो दलदल से निर्मित होती है। चलिए भिजवान झील। भिजवान भिजवान झील भिजवान झील यह भी हरदोई जिले में ही है। हरदोई जिले में सर? हाँ, हरदोई जिले में। हरदोई जिला में है और यह भी जो है दलदल निर्मित झील है। दलदल से पानी प्राप्त करता है झील और इस झील से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? इसी झील से सई नदी का उद्गम होता है और सई नदी किसका जो है सहायक नदी है? गोमती की सहायक नदी। तो तीन नदियां उत्तर प्रदेश में दलदल से निकल रही हैं, अर्थात झील से निकल रही हैं। कौन? सई, टेढ़ी और गोमती। ये याद रखना। भिजवान झील का नाम है, यह निर्मित हुआ है दलदल कूप से पानी प्राप्त करके। इस नदी से, इस झील से निकलती है नदी, इसका नाम है सई। इसे से निकलती है। तो वही अगर तीन नदियां उत्तर प्रदेश में झील से निकलती हैं, गोमती, सई और टेढ़ी। ठीक है, चलिए अगला है समान झील। समान 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 झील यह मैनपुरी जिला में है। मैनपुरी और गंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र में निर्मित है। गंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र में बना है। ये गोपुर नहीं है, प्राकृतिक झील तो है। दरअसल होता क्या है, गंगा नदी में सब बाढ़ आती है, झील का पानी अभी सूखा नहीं रहता था तो बाढ़ आ जाती है और फिर इसको जो है रिचार्ज कर देती है। तो गंगा नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र में समान झील है मैनपुरी में। और यह भी एक पक्षी विहार है। समान पक्षी विहार एक पक्षी विहार भी है। चलिए इतनी तो महत्वपूर्ण झीलें हैं। कुछ झीलें जो पूछा गया है जिला, इनका तो जिला पूछा ही गया है, कुछ अन्य भी झील है उन्हें कुछ विशेष नहीं, केवल जिला उसको जो है एक तरफ झील दूसरे तरफ जिला करके 4 बार नोट कर लो ताकि झील से क्वेश्चन न छूटे।
देखिए झील, ये सब झील उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश से बाहर की एक भी झील नहीं है झील। और ये है अवस्थिति। ये झील कहाँ स्थित है? झील के नीचे लिखी है भरतकुंड ताल। भरतकुंड ताल ये स्थित है अयोध्या में। भरतकुंड ताल अयोध्या में स्थित है। देवरिया ताल, देवरिया कहाँ होगा? देवरिया में नहीं होगा। हाँ? देवरिया में नहीं होगा। देवरिया में नहीं होगा, सही बात। देवरिया ताल कन्नौज में, कन्नौज जिला। देवरिया ताल स्थित है कन्नौज जिले में। शुक्र ताल, शुक्र ताल मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है शुक्र ताल। ये शुक्र ताल किसके नाम पे पड़ा है? शुक्र ताल शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य कौन? दैत्यों के राक्षसों के गुरु। और देवताओं के गुरु कौन? शुक्राचार्य के ऊपर एक आरोप लगता है। शिव जी को पसंद कर दिए थे। इनको पसंद किए थे। अंदर पेट में मतलब अपने नाक से वो कर रहे थे। वो सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी महाराज कहा जाता है कि पार्वती जी जिद करने लगी कि हमको अमर कथा सुनना है। और शंकर जी जो अमर कथा हमको सुनाने लगे, वो कहे कि जो भी जीव जंतु पशु पक्षी कुछ कोई भी इस कथा को सुन लेगा तो अमर हो जाएगा। एक सूखा था, ये जो सुन रहा है कैलाश पर्वत पे छुप के सुन रहा था। छुप के सुन रहा था। तब शंकर जी अपने दिव्य दृष्टि से देखे कि कोई सुन तो नहीं रहा है, देखे कि एक सूखा सुन लिया। अब सूखा के पीछे अपना त्रिशूल लगा दिया। अब सूखा भागना शुरू किया पूरे ब्रह्मांड में। भारत के लिए ब्रह्मांड कोई बड़ी बात नहीं थी। भारत के धर्म के लिए, भारत के धर्म के लिए, भारत के राजाओं के लिए। यही कारण है ना कि इंडिया छूट एक बार अटैक कर नहीं है। जैसे पुरुरवा है, बड़े बड़े राजा पौराणिक हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि पूरी धरती जीत ली है, लेकिन उस धरती के किसी एक हिस्से का उल्लेख नहीं है। श्रीलंका ही जीत लो, ठीक है, चोल शासकों ने श्रीलंका जीता, उनका पुराण में कहीं नाम नहीं। उन राजाओं का नाम है जो एक्चुअल में इतिहास में उनका कहीं नाम ही नहीं। अभी भागना शुरू किया सूखा, भागते भागते पहुंच के देखा कि अब तो मरेंगे। शंकर के त्रिशूल लगा, कितना देर उड़ेगा सूखा? तो वही कोई ऋषि थे, उनकी पत्नी के गर्भ में चला गया। आप त्रिशूल वहीं पर लग गया उस औरत के पास, जब निकलेगा तभी मारेंगे। अब सुखदेव जी महाराज पैदा ही नहीं हो रहे थे। तो बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे। वो जब कारण गुजारे थे फिर शंकर जी को मनाए, तब शंकर जी अपने त्रिशूल को वापस लिए और सुखदेव जी महाराज पैदा हुए। तो भागवत कहा जाता है कि भागवत की रचना कौन किए थे? सुखदेव जी महाराज। तो सुखदेव जी महाराज जब तक भागवत तब तक अमर, जब तक हम भारत की हिंदू संस्कृति रहेगी तब तक भागवत कथा रहेगा। और जब भागवत कथा रहेगा तो सुखदेव जी महाराज भी जीवित रहेंगे। ये है पूरा पूरा। जब सुखदेव जी महाराज
लोग ये मानते हैं कि चारवाक दर्शन की रचना सुखदेव महाराज वो किए थे, शुक्राचार्य, राक्षसों के लिए। और कुछ लोग ये मानते हैं चारवाक दर्शन की रचना स्वयं बृहस्पति किए थे, देवताओं को डाइवर्ट करने के लिए। बहुत अंदर की साजिश थी बृहस्पति की, अगर चारवाक दर्शन राक्षसों में फैलाया जाए जिससे कि ये डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि राक्षस अपने राक्षसी तरीके से तप भी करते थे, और जब तप करते थे तो देवता प्रसन्न हो जाते थे। देखो तपस्या भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। अपने ऊपर ही लेके देखो कि कोई तुमसे बहुत दुश्मनी निभाता हो, बहुत दुश्मन हो तुम्हारा, और उसके सामने हरदम जो है नतमस्तक करो, वो कुछ भी करे, उसका जो है रिटेलिएट न करो उसका। गांधी का दर्शन यही तो है, एक न एक दिन उसके अंदर का जो हृदय है, अंतरात्मा, वो परिवर्तित होगी, आपके प्रति जो है अच्छे सोचे रहेगा। तो राक्षस भी जब तपस्या करते थे देवताओं का, तो देवता भी जानते थे कि ये शक्ति पाएगा तो हम को दौड़ाएगा। किसको दौड़ाते थे? देवता को। तो सबसे पहले नहीं, कुछ राक्षस ऐसे हुए जिससे शक्ति पाए उसी को दौड़ा लिया, जैसे भस्मासुर को शक्ति किसने दिया? शंकर ने कोई दौड़ाना शुरू कर दिया। उसके पीछे कारण यह था ना कि पार्वती से अनन्य बहुत अधिक प्रेम करता था, तो वो जानता था कि शंकर जी जाएंगे तो पार्वती तब तक उनको मिलेंगी नहीं, तो इसलिए इन्हीं की तपस्या करके इन्हीं से आशीर्वाद प्राप्त करो, इन्हीं को जला दो, पार्वती जी बचेंगे तो फिर हमारे हो जाएंगे। चलिए अगला, लीलौरा झील। लीलौरा बरेली जिले में है, बरेली जिला। लीलौरा के बाद है बेंती झील, ये तो पता होगा, बेंती झील या बेंती ताल। अरे यही झील है जिसको मायावती तोड़वाई थी, जब मुख्यमंत्री मायावती जी थी, तो इसी झील को तोड़वाया था। बेंती झील प्रतापगढ़ जिला में, इसी में हाँ इसी में मगरमच्छ पाले हुए थे वो, तो इसको तोड़वा के गंगा नदी मिलवा दी। अब मगरमच्छ आदमी क्यों पालता था? सबूत मिटाने के लिए, क्योंकि गोली मारोगे तब भी सबूत मिल जाएगा, लाठी डंडे से मारोगे सर काटोगे तभी मिल जाएगा। कुछ भी करने के बाद बहुत करो तो गोपनीय तरीके से अपनाओगे ही ना, आइए क्या करेगा, उसकी इफेक्ट कुछ नहीं मिलेगा। चलिए कुंद्रा समुंदर, अगला है कुंद्रा समुंदर। ये पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया, कुंद्रा समुंदर। कुंद्रा ये उन्नाव जिले में है, उन्नाव में कुंद्रा समुंदर उन्नाव जिले में है। मदन सागर झील, अगला है मदन सागर। ये महोबा में है, महोबा जिला, मदन सागर झील महोबा जिला में है। और बलहापारा झील, बलहापारा झील ये कानपुर है, कानपुर, बलहापारा झील कानपुर। और आंधी ताल या इसको औंधी ताल भी कहा जाता है।
बनारस। ये दोनों झील 2A और कुंद्रा समुंदर ये अनेक बार पूछे गए एग्जाम में। कुंद्रा समुंदर कहाँ पे है, औंधी ताल झील कहाँ पे है, और बलापारा झील। बनारस में एक मंदिर है जो पूरे भारत में एक ही मंदिर है। कौन सा मंदिर होगा? भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, और भारत माता मंदिर केवल और केवल वाराणसी में पूरे इंडिया में। चलिए झील हो गया। अगला इस चैप्टर का टॉपिक है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमें लगता है कि एक भी लाइन नहीं छोड़ा है जो कमीशन क्वेश्चन का बना चुका है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन। अगला चैप्टर उत्तर प्रदेश का अगला चैप्टर है। कितने चैप्टर हो गए? 5 चैप्टर हो गए उत्तर प्रदेश। अरे 4 चैप्टर तो मैं एक ही जोड़ दिया था इसमें। देखो कितना हो गया। कौन कंटिन्यू क्लास लिया उत्तर प्रदेश का? हाँ वो लिखी भी है, वो शानदार। इसी का नोट डाल दे। दोनों अच्छा लिख दिया। चलिए उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन। इस चैप्टर का हर एक लाइन महत्वपूर्ण है। सिंचाई के साधन यूपी स्पेशल उठा के देखना का कुछ भी इसमें छूटा नहीं जो पूछा ना जा चुका। सिंचाई के साधनों का जो विकास किन किन परिस्थितियों में किया जाता है? ठीक है, फसल बोया जाता हो और सूखा पानी न हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें पानी होना चाहिए ना, तभी तो सिंचाई के साधन का डेवलपमेंट करेंगे। तो उत्तर प्रदेश अर्थात पूरा भारत मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है। अब मानसूनी जलवायु की कोई गारंटी नहीं है कि वो बारिश कराएगी ही कराएगी, है ना? ये गारंटी नहीं। बारिश कराएगी तो ये भी हो सकता है कि जो चीज है उसको खत्म कर दे, बाढ़ बहुत अधिक बारिश हो जाए, और यह भी हो सकता है कि सूखा पड़ जाए। मानसून आया है, वो चक्र पड़े हो गए जागृति में अल नीनो ला नीना का प्रभाव मानसून है। जब अल नीना का प्रभाव होता है तो भारत के वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? अल नीना के प्रभाव में भारत में खूब वर्षा होता है, और जब ला नीना की कंडीशन आती है तो भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये पूरे बेल्ट में सूखा का प्रभाव होता है। ला नीना अल नीना में क्या होगा? बारिश होगी। अफगानिस्तान में बारिश हो रही है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इन तीनों देशों को जो है वर्ल्ड लेवल पे किस नाम से जाना जाता है? ग्लोबल क्रिसेंट। ग्लोबल क्रिसेंट। हाँ, क्रिसेंट के हिंदी में कहता है चांद। जो चांद होता है ना, ये वाला चांद, चांद अपना लोग कैसे बनाता है? हंसिया वाला। तीनों देशों की स्थिति इसी रूप में है। ग्लोबल क्रिसेंट जो है पूरी दुनिया में समस्या बना हुआ है। किस मामले में समस्या पैदा करता है? टेरर। इस टेरर के लिए पैसा कहां से आता है? ठीक है, अमेरिका से आता है, लेकिन मूल जो सबसे अधिक पैसा जो मिलता है, ये तीनों देश में अफीम की खेती होती है।
अफीम की खेती की जरूरत है। इस मिट्टी में अफीम बहुत अधिक मात्रा में होता है। और अफीम से जानते हो, अफीम तो एक स्वयं में नशीला पदार्थ है। अफीम को जब प्यूरिफाई किया जाता है तो क्या बनता है? हेरोइन। अब इसको प्यूरिफाई करते तो क्या होता है? ब्राउन शुगर। क्या क्या प्रोसेस है। प्रोसेस वो भी नशा है क्या कोई? नहीं सर, प्रोसेस है जैसे अभी अच्छा अच्छा। अब ब्राउन शुगर जो है सबसे महंगा नशा है। अपने सेलिब्रिटी जो है बॉम्बे वाले इसका सेवन करते हैं। मूल क्या है? अफीम। पैदा कहाँ होता है? इसी एरिया। और ये क्या करते हैं कि अब देखो मनोदशा, जो आतंकवाद की बात हम लोग कहते हैं कि आतंकवाद इसलिए पैदा हो रहा है कि जिस क्षेत्र में आतंकवाद पैदा हो रहा है उस क्षेत्र में बहुत गरीबी और भुखमरी है। यदि गरीबी भुखमरी से आतंकवाद पैदा होता तो ओसामा बिन लादेन क्यों आतंकवादी होते? वो तो अल अजीजिया यूनिवर्सिटी से, जो रैंकर यूनिवर्सिटी है, वहां से एमटेक था। सर एक कम्युनिटी से बिलोंग करता था जो कम्युनिटी पिछड़ी थी। उनका धर्म ऐसा था, अपने आतंकवादी बना देता। नहीं तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करने का मतलब ये बताओ, हिंदू धर्म में भी तो बहुत अधिक लोग पिछड़े हुए हैं। ऐसे भी लोग उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो क्यों नहीं इस तरह के जो कृत्य में शामिल हो जाते हैं? उसके पीछे कारण जानते हो क्या है? शासन करने की मनोदशा। जो इस्लामिक कंट्री के लोग हैं वह अपने आप को जो है शासित नहीं शासक मानते। यह मनोदशा पैदा कहां से हुई? यह मनोदशा पैदा हुई मोहम्मद साहब से ही। मोहम्मद साहब का जब अंतिम दिन चल रहा था तो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे अबू बकर। अबू बकर इनके जो है बगल में लेटे हुए थे, वहीं बैठे थे और इन्होंने पूछा कि अब तो आपका अंतिम समय आ गया, क्या होगा? तुम लोग बात ना करो, बात करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों बात कर रहे हो? बात करोगे कुछ समझ नहीं पाओगे। यहाँ पे इंग्लिश का ट्रांसलेशन क्या चल रहा है इसको तो सुनो। कम से कम निबंध लिखते समय तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आतंकवाद में निबंध अक्सर पूछा जाता है। बस स्वरूप चेंज होगा, लिखना होता है।